So funny. Ay, ay, ay. So next हम देखें कि it is a true statement given by anonymous writer that William Langland and John Gower left English literature as a brick. Geoffrey Chaucer left English literature as marble. In 14th century अब देखेंगे हम कि जॉफ्री चॉसर कौन है. जॉफ्री चॉसर द एज ऑफ चॉसर के नाम से उसकी 14th सेंचुरी जानी जाती है. अब चॉसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी माना जाता है, एज वेल एज इंग्लिश लिटरेचर में एक जो मेन किरदार है और जिसको हम कह सकते हैं बैकबोन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो जॉफ्री चॉसर है. हिज फेमस वर्क्स आर there are lots of work written by Geoffrey Chaucer, but I am going to discuss only one work, Canterbury Tales. Yes my dear viewers, Canterbury Tales एक ऐसा काम है इसका जिसमें इसने 29 pilgrimages डिस्कस की हैं इसने, और इसके अलावा इसमें इन्होंने एक्सपोज किया है उनकी नेचर के हवाले से. फिर उसके बाद आता है 15th सेंचुरी. 15th सेंचुरी जानी जाती है द रेनेसांस पीरियड में. अब ये रेनेसांस क्या है? रीबर्थ ऑफ नॉलेज, रीअवेकनिंग, मीन्स लोगों में एक किस्म का शऊर आ गया था, एक किस्म के क्वेश्चन रेज करने की उनके पास एबिलिटी आ गई थी, और थिंकिंग पावर उनका ऐसे समझे कि बढ़ गया था. क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग वार, जब वार हो रही थी, जब वार हो रही थी तो ग्रीक फिलोसफर्स जो थे वो बड़ी तादाद में, एक किस्म की फ्लड थी ग्रीक फिलोसफर्स की, तो वो कहाँ से आए थे? दूसरी जगह से. यहाँ पे जहाँ पे जंग चल रही थी, आपने पिछले टाइम पीरियड्स में देखा, नॉर्मन्स, एंग्लोस, ये सारी जितनी भी जंगें चल रही थी ओल्ड पीरियड में, मिडिल एजेस में भी चल रही थी, तो वो वहाँ से इंग्लैंड में आ गए थे. 15th सेंचुरी की बात हो रही है. तो वो जब यहाँ पे आए थे 15th सेंचुरी में, ग्रीक फिलोसफर्स बड़े बड़े, तो लोगों को पता नहीं, उनके लिए सब कुछ थे वो, क्योंकि उनके पास नॉलेज थी. अब वही ग्रीक लिटरेचर इन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि देखें थॉट्स वही थी बेहतरीन, मगर इन्होंने लैंग्वेज को क्या दी? प्रायोरिटी दी गई. अच्छा, उसके बाद है इंग्लैंड बिकेम द पावरफुल नेशन इन 15th सेंचुरी. क्रिस्टोफर मार्लो रॉट डॉक्टर फास्टस, और क्रिस्टोफर मार्लो रेनेसांस पीरियड का एक बेहतरीन राइटर माना जाता है. यूनिवर्सिटी विट्स भी इसी में ही है, इसी एज में, क्योंकि यूनिवर्सिटी विट्स क्या होते हैं? वही हाईली ग्रेजुएट्स और हाईली अवेयर ऑफ ऑल थिंग्स. ठीक है, उनमें से कुछ नाम मैं लेता हूँ, बहुत सारे हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 2. जॉन लाइले ने एक काम लिखा था यूफियस, और यूफियस किसके लिए मशहूर है? उसके प्रोवर्ब्स के हवाले से बहुत मशहूर है. अच्छा जी, यूफियस जो काम है आज तक दुनिया में बेहतरीन किताब माना जाता है इसको. और इसके अलावा थॉमस कीट स्पेनिश ट्रेजेडी के हवाले से बहुत मशहूर है, फेमस फॉर यूजिंग ब्लड एंड थंडर एलिमेंट्स. और यही ब्लड और थंडर एलिमेंट जो है वो कॉपी किया था क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने काम में डॉक्टर फास्टस में. सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज 16th सेंचुरी. शेक्सपियर द ग्रेट के नाम से जानी जाती है. शेक्सपियर ने ओवरऑल 37 प्लेज, 154 सोनेट्स. रोमांटिसिज्म इस दौर में 16th सेंचुरी के दौरान रोमांटिसिज्म वाज ऑन इट्स पीक अंडर द लीडरशिप ऑफ क्वीन एलिजाबेथ I. अच्छा, इसी दौर में रोमांटिसिज्म को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिली थी? उसके पीछे ये वजह थी कि क्वीन एलिजाबेथ I का दौर था, उसका टाइम पीरियड था, तो उसमें शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, उन्होंने बड़ी पूरे ऐसे समझे इंग्लैंड ने बड़ी तरक्की की थी, और इंग्लिश लिटरेचर की जो असल डेवलपमेंट हुई थी सही माना में, तो वो 15th सेंचुरी द रेनेसांस पीरियड है. जी हाँ, यही रेनेसांस स्पिरिट है जो कि पूरे इंग्लिश लिटरेचर में आगे आखिर तक हाईलाइट होता रहता है. इसके बाद बहुत सारे बेहतरीन राइटर्स आए 16th सेंचुरी के बाद. जॉन मिल्टन, उसके बाद द रेस्टोरेशन पीरियड, जॉन Dryden is one of the best and classist and dramatist as well as critical essayist.
तो वो भी आए 17th सेंचुरी में, द रेस्टोरेशन पीरियड। उसके अलावा उसके बाद आता है विक्टोरियन एज, ठीक है। उसमें हमें बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े नाम मिलते हैं, बेन जॉनसन है, जी.बी. शाह भी मिलता है, शेरिडन भी मिलता है। और फिर 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी एंड टुडे द एरा ऑफ 21st सेंचुरी। तो अगर हम ओल्ड एजेस से देखें तो इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर डार्क एजेस में चल रहे थे। आज हम देखें तो ये कितने बड़े प्रोसेस के बाद 21st सेंचुरी में ये कितना पूरे दुनिया में मशहूर हुए हैं और डेवलप हुए हैं। होप यू गॉट माई पॉइंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और आबाद रखे। आई एम अली हसन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में साथ होंगे। थैंक यू। और इन द एंड आई मस्ट से, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो कि क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर के हवाले से, तो इसमें एक कोटेशन दी जाती है क्रिस्टोफर मार्लो क्यों शेक्सपियर, उसके लिए क्यों कहा जाता है कि शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लो के बाद जगह ली। उसके लिए एक बड़ी बेहतरीन स्टेटमेंट है, वो है इफ देयर वर नो मार्लो देयर वुड बी नो शेक्सपियर। इफ देयर वर नो मार्लो देयर वुड बी नो शेक्सपियर। थैंक यू सो मच। So funny. Ay, ay, ay.